हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओएसडी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मजदूरी का सिद्धांत, जिसे कि थ्योरी ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशन बोला जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे परंपरावादी मजदूरी का सिद्धांत, जिसमें कि क्लासिकल वेजेस डिटर्मिनेशन देखेंगे। इसमें से मजदूरी निधि सिद्धांत, फिर मजदूरी की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, श्रमिक संघ तथा सौदाकारी के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण, और पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण, और फिर श्रमिक संघों के वैकल्पिक लक्ष्य, इन सारे टॉपिकों पर चर्चा की जाएगी इसमें। इसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ मेन बात है, जैसे कि मजदूरी क्या है। तो श्रम के मेहनत का पुरस्कार को मजदूरी कहा जाता है। वेतन क्या है, तो दफ्तर में जो कार्य करते हैं श्रमिकों, उनकी मजदूरी को वेतन बोला जाता है। नकद और वस्तु रूप क्या है, तो नकद के रूप में भुगतान किया जाता है उसे नकद मजदूरी, खाद्यान्न के रूप में भुगतान किया जाता है उसके वास्तु रूप में मजदूरी बोला जाता है। कार्य अनुसार मजदूरों को काम के अनुसार दिया जाता है मजदूरी। समय अनुसार मजदूरी जो है वह समय के अनुसार दिया जाता है। मौद्रिक मजदूरी नकद के रूप में मुद्रा के, और वास्तविक मजदूरी जो है चिकित्सा के लिए, आवास के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, इन सभी को मजदूरी को बोला जाता है। अब देखते हैं परंपरावादी मजदूरी का सिद्धांत जो है क्लासिकल वेजेस डिटर्मिनेशन। तो 19वीं सदी में जो मजदूरी का निर्धारण है वह श्रमिक संघ और सामूहिक सौदा कार्य के महत्व के बिना किया जाता था। 19वीं सदी में मजदूरी का निर्धारण श्रमिक संघ और सामूहिक सौदा कार्य के बिना किया जाता था। इसे मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत या फिर मजदूरी का लोक सिद्धांत कहा गया था। जब श्रमिक संघ और श्रमिक सौदा जो सामूहिक सौदा है उसके बिना किया जाता था, उसे बोला जाता था जीवन निर्वाह का सिद्धांत या फिर मजदूरी का लौह नियम सिद्धांत। इसमें मजदूरी दर जो है जीवन निर्वाह के स्तर द्वारा निर्धारित होता था। मजदूरी दर कैसे होता था, तो जीवन निर्वाह किस तरह से उसके, और दीर्घकाल में जो मजदूरी है वह मजदूरी दर जीवन निर्वाह के बराबर हो जाता था, और वहीं पे मजदूरी का निर्धारण होता था। अल्पकाल में जो जीवन स्तर है वह ऊपर, जीवन स्तर से ऊपर मजदूरी दर का होना अगर है तो संतान उत्पत्ति अधिक होती थी, जनसंख्या एवं श्रमिक संघ में वृद्धि होती थी, मजदूरी दर में फिर कमी हो जाती थी और फिर वापस संतुलन हो जाता था। जीवन निर्वाह से नीचे अगर मजदूरी है तो भूखमरी आती थी, मृत्यु दर बढ़ जाता था, जनसंख्या एवं श्रमिक शक्ति घट जाता था और फिर संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती थी। तो इसीलिए संतुलन रहना जरूरी है, ना घटना चाहिए मजदूरी दर, ना ही बढ़ना चाहिए। इसमें देख सकते हैं कि मजदूरी दर OW यहाँ पे है, OW यहाँ पे निर्धारित होता है जहाँ पे मजदूरी दर का संतुलन है, और वही जीवन निर्वाह का स्तर है। यहाँ पे जीवन निर्वाह है LRS। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभ में मजदूरी दर जो था DD है, बाद में D' हो गया है। तो यहाँ पे मजदूरी दर यहीं पे निर्धारित होगा, यानी कि नया W से घटेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि घटेगा बढ़ेगा तो फिर वही प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो जाएगी जो यहाँ पे है अल्पकाल में, और फिर जीवन निर्वाह से नीचे और जीवन निर्वाह से ऊपर, तो दोनों घटना दोबारा रिपीट होगी, फिर संतुलन आ ही जाएगा, इसीलिए वहीं पे रहता है। आगे देखें तो श्रमिक जो है वह न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से अधिक आय और मजदूरी प्राप्त करने की आशा नहीं करना चाहते, क्योंकि श्रम की मांग जो वह क्यों न बढ़ जाए तथा दीर्घकाल में उत्पादन क्यों न बढ़ जाए, लेकिन वह हमेशा उतना ही पे रहते हैं स्थिर। अब देखते हैं मजदूरी निधि सिद्धांत क्या है। तो श्रमिक संघ तथा सामूहिक सौदाकार के अंतर्गत जो होता है, सामान्य रूप से मजदूरी दर बढ़ाई नहीं जा सकती है, यानी कि किसी की भी मजदूरी दर बढ़ाया नहीं जा सकता है। कब बढ़ाया जा सकता है, जबकि श्रमिकों की संख्या घटेगी। मजदूरी जो है वह दो बात पर निर्भर करता है। पहला है कि श्रम की खरीदने के लिए निश्चित रखी गई मजदूरी दर चल पूंजी होगी, और रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या भी होनी चाहिए। इसकी मान्यता है कि मजदूरी एक निश्चित मात्रा है, यानी कि वह न बढ़ेगी न घटेगी, और श्रमिक के संख्या में कमी होने के कारण यह बढ़ाई जा सकती है। मजदूरी कब बढ़ेगी, जब श्रमिक घट सकते हैं, और जब श्रमिक बढ़ जाएंगे तो मजदूरी घट जाएगी, यानी कि दोनों के बीच ऋणात्मक संबंध होना है। यदि श्रमिक संघ जो है एक व्यवसाय में श्रमिक संघ अपने श्रमिक की मजदूरी दर बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अन्य व्यवसाय में श्रमिकों की मजदूरी दर कम हुआ होगा, तभी दूसरे जो फर्म है या फिर उद्योग है वहाँ पे व्यवसाय में श्रमिक की मजदूरी दर बढ़ी है, यानी कि एक में बढ़ा है तो दूसरा में घटा होगा, यह फिक्स है। अतः सामूहिक सौदाकार जो है समस्त श्रमिक की मजदूरी नहीं बढ़ा सकते, यानी कि कुछ का बढ़ाएंगे तो कुछ का घटेगा, सारा का नहीं बढ़ सकता है। यही इसमें बोला जाता है मजदूरी निधि सिद्धांत में। अब देखें तो मजदूरी की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो इसकी मान्यता है कि यह पूर्ण प्रतियोगिता होना चाहिए बाजार, और पूर्ण रोजगार भी होना चाहिए।
तो यहाँ देख सकते हैं यह VMP है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी कि श्रम का सीमांत उत्पादकता। श्रम की मात्रा को x अक्ष पर रखा गया और मजदूरी और सीमांत उत्पादकता को y अक्ष पर रखा गया। यहाँ देख सकते हैं प्रारंभ में मजदूरी दर E बिंदु पर संतुलन था, यानी कि OW। बाद में संतुलन E डैश पर हुआ, जहाँ पे OW डैश हुआ, यानी कि तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो यह श्रमिक की मजदूरी दर जो OW से OW डैश हुआ, यानी कि बढ़ गया, इतना तो बढ़ गया। लेकिन देखा जाए तो श्रमिक की मात्रा ON थी, बाद में घटकर ON डैश हो गया, यानी कि इतना घट गया। तो इसका मतलब यह है कि जब मजदूरी बढ़ता है तो श्रमिक की संख्या घटानी पड़ती है, और अगर मजदूरी को घटाना होगा तो श्रमिक की संख्या बढ़ेगी। तो दोनों के बीच अपोजिट संबंध है, उल्टा। तो यही इसमें मेनली बात था। अब देखिए तो श्रमिक संघ और सौदा कार्य के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण किस तरह से होता था। तो 20वीं सदी में जो है श्रमिक संघ और सौदा कार्य के बिना किया जाता था, और 20वीं सदी के बाद इसका महत्व बढ़ने लगा, यानी कि श्रमिक संघ और सौदा कार्य के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण का जो सिद्धांत है, इसकी मान्यता 20वीं सदी के बाद से प्रारंभ हुआ। इसमें श्रमिक संघ के अंतर्गत मजदूरी दर के निर्धारण के दो सिद्धांत है, पहला संस्थागत सिद्धांत, दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें सीमांत उत्पादकता की उपेक्षा की गई, यानी कि सीमांत उत्पादकता को नहीं लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को लिया गया है। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के में मजदूरी निर्धारण किस तरह से होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है। यह सप्लाई है किसका, लेबर का, और यह डिमांड है लेबर का। जैसे कि VMP है, मार्जिनल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पादकता जो है यह श्रमिक का जो है पूर्ति है, यानी कि श्रमिक की पूर्ति इतना हो रहा है संतुलन में, और श्रमिक की जो है मांग भी इतना हो रहा है। वहीं पे श्रमिक का निर्धारण होता है W0, यानी कि श्रमिक की मजदूरी दर। अगर देखा जाए तो श्रमिक की मजदूरी दर बढ़ाकर जो W1 किया जाता है, तो फिर श्रमिक की मांग इतना होती है, यानी कि कितना होता है, OL1 हो जाता है। इतना घट गया है, L1 से L0 घट गया है, और इतना बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है। तो इसीलिए यह सही नहीं है, यानी कि जो संतुलन है वहीं पे रहना चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें यही स्थिति उत्पन्न होती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। आगे देखें तो एकाधिकार में मजदूरी का निर्धारण किस तरह से होता है। तो इसमें देख सकते हैं एकाधिकार में A है, यहाँ पे लेबर का सप्लाई है, यानी कि श्रमिक का, यह श्रमिक का डिमांड वक्र है, और यह MFC है। यहाँ पे देख सकते हैं MFC क्या है, श्रम का सीमांत साधन लागत वक्र। सारे को यहाँ लिखा गया है क्या क्या है। तो इसमें मजदूरी का दर निर्धारण कहाँ पे हो रहा है। तो प्रारंभ में देख सकते हैं कि जब W0 है तो G बिंदु पे हो रहा है, इस समय श्रमिक की संख्या OL0 है। जब W1 होता है तो इस समय संतुलन E बिंदु पर होता है, और श्रमिक की संख्या जो है OL2 होता है। इसी तरह जब OW2 होता है श्रमिक की मजदूरी दर, तो इस समय संतुलन F पे होता है, और फिर श्रमिक की संख्या OL1 होता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो OW3 है श्रमिक की मजदूरी दर, तो H बिंदु पे संतुलन में होता है, और L0 जो है OL0 श्रमिक की संख्या है। तो प्रारंभ में W0 जो था G बिंदु पे संतुलन, तो श्रमिक की संख्या OL0 थी, और अभी भी जब W3 किया गया है तो श्रमिक की संख्या H है, यानी कि मजदूरी दर H है, H के बराबर, और श्रमिक की संख्या OL0 है। तो इस समय श्रमिक तो उतने ही है, लेकिन मजदूरी दर को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से यह मजदूरी दर बढ़ाया जा सकता है एकाधिकार में। अब देखते हैं श्रम संघों के वैकल्पिक लक्ष्य क्या क्या हैं। तो रोजगार अधिकतम करना इसका लक्ष्य है, कुल मजदूरी आय में वृद्धि करना है, और प्रति घंटा मजदूरी में वृद्धि करना है, और लाभ या लागत में अधिकतम लाभ करना है। रोजगार अधिकतम कब होगा, तो जब W1 मजदूरी दर होगा। यहाँ देख सकते हैं W1 यहाँ है OW1। तो इस समय मजदूरी कम है, लेकिन रोजगार सबसे ज़्यादा OL4 तक है, जहाँ देख सकते हैं श्रमिक L4 तक है। अब देखें हम लोग जब मजदूरी, यहाँ देखते हैं हम लोग आगे, जब मजदूरी अधिकतम करना है तो श्रमिक को जो मजदूरी मिलेगा वह W2 होगा, OW2। इस समय देख सकते हैं कि मजदूरी दर सबसे अधिकतम है, और श्रमिक भी अधिकतम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि B पर संतुलन में होगा, श्रम OL3 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो लाभ अधिकतम करना है तो संतुलन E बिंदु पे होगा, यहाँ पे E बिंदु पे, ताकि फर्म को इतना लाभ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इतना पे रेंट, यह इतना रेंट है,
ये रेंट को दिखाया गया है, ये रंग के, और यहाँ पे जो है वह श्रमिक की मजदूरी दर है। तो देख सकते हैं लाभ अधिकतम होगा तो W4 मजदूरी दर होगा, यहाँ पे W4 तक, और फिर W1 श्रम की संख्या होगी, यानी कि संख्या तो घट जाएगी लेकिन मजदूरी दर बढ़ जाएगी। और लाभ इसमें होगा REHW4 इतना लाभ हो जाएगा। आगे देखा जाए तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगला टॉपिक। इसमें देख सकते हैं टॉपिक ये देखेंगे हम लोग अगला में मजदूरी का सिद्धांत, जिसमें कि सामूहिक सौदा कार्य के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण किस तरह से होता है इसे देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।